स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो कल की क्लास एक्चुअली में टेक्निकल इशू के कारण कल मैंने लाइव नहीं दी थी, मैंने डायरेक्ट पब्लिश कर दी थी। ठीक, वो मैंने सुबह ही कर ली थी और आज ये क्लास सीधी लाइव होने वाली है। सबसे पहले हमको ये बताएं ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बिल्कुल आवाज आ रही है या नहीं आ रही? चलिए, अब मैं यहां पर मेरा मोटिव सिर्फ ये है, हर प्रत्येक बच्चे की परसेंट 90+ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 90+। प्रत्येक स्टूडेंट की हमारी परसेंट क्या होनी चाहिए? 90% से ऊपर आनी चाहिए बायोलॉजी में। कितनी भी मेहनत हमको करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें 90+ करना है। इसके लिए मैंने अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं मैं, और आपको भी इस तरीके से मेहनत करनी है। मैं डेली आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगा। 1 घंटे में जितना पेपर सॉल्व होगा, जितना होगा उतना मैं आपको याद करा दूंगा। क्या करूंगा? याद करा दूंगा, जितना पेपर होगा उतना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मैं सीधा पेपर करा रहा हूं सॉल्व, और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, तुरंत याद करना है मेरे साथ ही साथ। ठीक है, पेपर कितनी भी देर में सॉल्व कराऊं, पर आपको सॉल्व करा के याद कराना मेरा काम है इस लाइव वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट, पेपर है, मैंने ये पेपर मॉडल पेपर से उठाया है, तो इसे करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए स्टूडेंट, आपको पता है हमारे एग्जाम में जो पेपर दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 15 मिनट में आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ने हैं। क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। ये हमारा पेपर है। क्या है? ये पेपर है, पूरा मॉडल पेपर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको एग्जाम में, उसी में आपको कॉपी फिल करनी है, उसी में आपको साइन कराने हैं। जितना काम है वो 15 मिनट के अंदर आपको कराना है, यानी 3 घंटे 15 मिनट हमको क्या करते हैं? मिलते हैं। और हमारा पूर्णांक कितने का होने वाला है? 70 का होने वाला है, यानी 30 नंबर आपको कहां से मिलेंगे? कॉलेज से प्रैक्टिकल के लिए मिलेंगे, और 70 अंक का हमारा पूर्णांक होगा बायोलॉजी में एग्जाम में। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, हम आपको स्लोली पेपर सॉल्व कराते चलेंगे, और आपको स्किप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप शांति से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर दिया है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, अब यहां से मैं पेपर 1 कराऊंगा सॉल्व। आपको यहां से कम 1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि हम एक पेपर से हमें कितने करने? 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो हमारे बच्चे कैसा करेक्ट आंसर ही लगा के आएंगे। सो स्टूडेंट, इसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल्विया में परागण होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए परागण क्या होता है। परागण होता क्या है? परागण को सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन से कितने, कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारा यही मोटिव रहता है, और इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आज जनरेशन चेंज हो चुकी है, तो नई एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें आगे चलना है। क्या करना है? आगे चलना है, यानी टेक्नोलॉजी हमें क्या करनी होगी? अडेप्ट करनी होगी। तो सबसे पहले लिखिए परागण होता क्या है। सबसे पहले समझिए परागण। तो बेटा, परागण को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? परागण मान लीजिए ये आपका क्या है? ये हमने ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं। अब प्लांट मान लीजिए, इस प्लांट पर ये क्या है? ये पुष्प लगे, ये मान लो लीफ है हमारी, ये लीफ है, और यहां पर क्या है बेटा? पुष्प हमारा लगा हुआ है। क्या लगा है बेटा? पुष्प लगा हुआ है। ये पुष्प है, और ये दूसरा पुष्प है। यहां से यानी क्या निकले? यहां से एंथर से। क्या से बेटा? एंथर से क्या निकले? परागकण। ये क्या चीज है? परागकण। कहां पर पहुंच जाए? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। वर्तिका कैसी होती है बेटा? देखिएगा, वर्तिका इस प्रकार की होती है। अगर पॉलन ग्रहण या परागकण, ये क्या है बेटा? परागकण है, परागकण।
परागकण कहाँ पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे क्या बोलते हैं, परागण पहुंच जाए। यानी परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा परागण की डेफिनेशन आप सभी को याद हो गई होगी, यस और नॉट। परागण क्या है बेटा, जब परागकण एंथर से यानी परागकोश से कहाँ पहुंच जाए, परागकोश से कहां पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। एम आई के लिए परागण की डेफिनेशन आपको याद हो गई, पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया है। अब इसमें पूछा है जो सैल्विया में परागण होता है, सैल्विया में किसके द्वारा होता है बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। गुड क्वेश्चन, गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, मैं सबके देख रहा हूं आंसर। जल्दी से आंसर बताओ। यानी सैल्विया एक क्या चीज है बेटा, सैल्विया एक प्लांट है और इसमें जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सबसे पहले बताओ, जल्दी बताओ। इसमें किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे मक्का में किसके द्वारा होता है, किसमें, मक्का में, किसमें पूछे बेटा, मक्का में, मक्का, तो मक्का में किसके द्वारा होता है, बाय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बाय द्वारा होता है। क्लियर। अब पॉइंट दूसरा पढ़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है। टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा हमारा संकेत सही है। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम आखिर होता क्या, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो पहले हम क्या सबसे पहले हम क्या समझेंगे, टर्नर सिंड्रोम को हम समझेंगे। चलिए हम नोटपैड पे पहले चलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। नोटपैड निकाल लेते हैं। आपको मेरा मकसद सिर्फ इतना है, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझते हुए करना है सॉल्व, और यहीं पर क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं नोटपैड तो निकालता हूं। थीम किधर गई बेटा, थीम सेव, ये थीम अच्छी है, चलो। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके। देखिएगा टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली में होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 45। कितने होते हैं बेटा, 45 होते हैं। कितने हो जाते हैं, 45। चलो लिखो, इंपोर्टेंट पॉइंट है और आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है, इसमें पहले समझो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45। कैसे होती है वो देख लीजिएगा। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, इसमें कम होती है। किसकी, एक्स क्रोमोसोम की संख्या में कमी आती है। इसमें देखो, इसमें एक्स गुणसूत्र
गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाती है, संख्या में कमी आ जाती है। क्या आती है बेटा, कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। कैसे कमी आती है? हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। हमारे मनुष्य में मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। याद कर लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 स्टूडेंट कितनी है? 46। तो हमारा अगर हम बनाए तो 44 प्लस के जो इनकी स्थिति होगी 46 की कितनी होगी? एक्स बाई। ये किसकी हो जाएगी? पुरुष की। और अगर महिला की कौन सी होगी? ये किसकी है? मेल की, यानी पुरुष की है बेटा। और हम इसी प्रकार से मादा की बनाए तो मादा की क्या होगी? 44 प्लस के एक्स होगी। क्या होगी? एक्स होगी। इसमें क्या हो रहा है बेटा? एक्स गुणसूत्री क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी इसमें से एक्स क्रोमोसोम कैसा हो गया? कमी हो गया। कैसा हो गया बेटा? कम हो गया। तो जो स्थिति आई कैसी आई? 44 प्लस के एक्स ओ। ये होगा या नहीं होगा? अब आई नहीं समझ में आया? फिर समझो। मान लीजिए हमने यहां पर लिखा है टर्नर सिंड्रोम में बेटा क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है? एक्स गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है? कमी आ जाती है। कैसी होती है? कमी। अरे भैया देखो क्या हो जाती है? इसमें कमी हो जाती है। किसकी? एक्स की। तो मान लो 44 हमने यहां पर लिखी है प्लस के एक्स और एक्स, ठीक है। अब यहां से एक्स में क्या आ गई? कमी आ गई। एक्स में क्या आ गई? कमी आ गई। तो जो हमारी स्थिति होगी, यानी जो स्थिति होगी टर्नर सिंड्रोम की, वो स्थिति क्या होगी? 44 प्लस के एक्स ओ। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? अब हम देखते हैं आंसर में। फिर इसके बाद में थोड़ा और बता दूं तो आपको टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आगे मैं आपको और पॉइंट लगा देता हूं इसमें। तो ये मान लो इसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी हुई है, तो ये किसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फीमेल में, यानी यह मादा में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां पर एक्स क्रोमोसोम की क्या हो रही है? एक्स क्रोमोसोम की कमी हो रही है। इसीलिए यहां पर क्या होगा? इसकी जो स्थिति होगी तो क्या होगी स्थिति? 44 प्लस के एक्स ओ। क्या होगी? 44 प्लस के एक्स ओ इसकी स्थिति हो जाएगी। और ये कहां पर पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। अगर ये मादा में पाया जाता है, अगर टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है, तो वहां पर कोई भी यहाँ पर करैक्टर या फीचर कैसे होंगे? सिम्टम कैसे होंगे? शो होंगे, यानी प्रदर्शित करेगी। यानी जो महिला में कौन से करैक्टर जनरेट हो जाएंगे अगर एक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई? यानी जो मादा होगी क्या होगी? उसमें वो स्टेराइल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा? स्टेराइल हो जाएगी। यानी वो बच्चे देने लायक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम बेटा कम हो गया। यस और नॉट? जब इसे हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें जब हम मान लो मेल और फीमेल ऐड करेंगे तो इसमें एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंट की वजह से, क्योंकि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, इसलिए ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए टर्नर सिंड्रोम से कौन सी बीमारी होगी, यानी ये बच्चे पैदा नहीं करेगी। यानी इसमें ये महिला कैसे हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। हमेशा पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझते चलो, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो आप करते याद, और मुझे पता है जहां पर एक्स क्रोमोसोम की अगर कमी होगी तो ये किसमें होगा? महिला में होगा। समझे? टर्नर माने एक यहां पर क्या हो गया? कम हो गया। जैसे मुड़े तो कैसे हो गया? टर्नर माने क्या होता है? एक तरीका मोड़, क्या होता है? मुड़ते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कमी हो गई। किसमें? एक्स क्रोमोसोम में। अब देखते हैं हमारा आंसर कहां पर है। ठीक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब देखो बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, जिससे मेरे बच्चे प्रत्येक देखो एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बनाता हूं। मेरी आदत है, ये आदत नहीं, इसी प्रकार से हम सॉल्व भी करते हैं। तो इसमें बेटा पूछा गया है हमारा, कौन सा पूछा गया? देखो, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है? तो यानी हमने आपको बेटा बताया था, कौन सा बताया था? समझो बेटा, 44 प्लस की एक्स ओ जो स्थिति बन रही थी बेटा, बन रही थी या ना बन रही थी? मैंने बताया था।
अब मान लो जहाँ x कहाँ पर है, इन्होंने ए ली है, तो मान लो ये 44 हो गए, यहाँ पर भी 44 हो गए, यहाँ पर भी 44 हो गए, यहाँ पर भी 44 हो गए। अब जो x स्थिति कहाँ बन रही है, ये, तो हमारा आंसर बेटा कौन सा होगा, आंसर सही कौन सा हो जाएगा, आंसर सही होगा। हमारे बच्चों ने, सारे के सारे बच्चों ने सही आंसर आ रहा है। गुड क्वेश्चन, गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अरे ऑल क्लीन, कौन सा है हमारा पहला आंसर है। अब बेटा पढ़ते हैं हम कौन सा, एड्स रोग का कारक है, यानी एड्स रोग किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। परमाणु से होगा या जीवाणु से होगा। जीवाणु को बेटा इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं और परमाणु को बेटा इंग्लिश में एटम बोलते हैं। कवक को इंग्लिश में बेटा फंजाई बोलते हैं और विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। अब हमको ये बताइएगा एड्स रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बेटा, सही आ रहे हैं आंसर। जल्दी से कमेंट करके और बताओ और बच्चे जल्दी से। एड्स के बारे में जितने क्वेश्चन होंगे मैं आज सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे एड्स से बनने वाले। चलिए सीधे मैं नोटपैड पर आता हूं। जी बेटा क्या है एड्स। सबसे पहले हमको यह जानना है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देख लीजिए बेटा एड्स की फुल फॉर्म क्या है। एन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसकी फुल फॉर्म बेटा, एड्स की फुल फॉर्म आप देख लीजिए या गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसकी फुल फॉर्म है, एड्स की। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां से बेटा बनता है, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो जान लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा बनता है यहां पर, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, एड्स डे सेलिब्रेटेड, यानी एड्स वर्ल्ड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप आज के बाद कभी भी नहीं बोलोगे, आज के बाद कभी भी नहीं बोलोगे। यहां से एक और पॉइंट बनता है, इसे भी समझ लीजिएगा आप, ठीक है। चलो, यानी यहां पर हमने लिखा है एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। बस आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं कम बचत के लिए यहां पर कम लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिएगा, सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहां पर देखिए एक कितने नंबर पे आती है, एक पर आती है नहीं आती, एक कितने नंबर पे आता है। यहाँ पर थोड़ी सी हम रीजनिंग देखेंगे और यहाँ पर याद करने के हमारी ये ट्रिक है, मानो या कुछ टॉपिक कुछ भी मानो आप, मुझे तो याद कराना है आपको। एक कितने नंबर पे, पहले पे आती है, ठीक। और जहाँ डी फॉर दिसंबर, डी फॉर दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, एड्स दिवस। कौन सेलिब्रेट किया जाता है, एड्स दिवस। लिख लो कॉपी में, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लिख लो। अगला पॉइंट हमारा, एड्स रोग होता किससे, सबसे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
एड्स होता किससे है? एड्स बेटा, एड्स किससे होता है? HIV से होता है। किससे होता है? HIV। HIV, HIV क्या है? एक वायरस है। क्या है बेटा? वायरस है। HIV क्या है? वायरस है। आपसे पूछेगा एड्स रोग किससे होता है? HIV वायरस से होता है। और आपको यहां पर एक और मैं क्वेश्चन आपको और बता दूं, HIV की संरचना बनाने के लिए आ जाए या HIV पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, वो भी आप अब की कर लोगे, क्योंकि मैं वो इतनी सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ HIV वायरस, वो सॉरी एड्स रोग किससे होता है? HIV वायरस से होता है। इतने लिखें, हमें कमेंट करके बताओ जिससे आपको याद हो सके। Am I clear this point? Am I clear this point? जल्दी से बनाओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। लगे रहो, मेहनत करते रहो बेटा, परसेंट आपकी बनवाना मेरा काम है। मैंने आपके लिए पूरा सेटअप कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की परसेंट 90+ मुझे चाहिए, कहीं से भी हो, किसी भी जिला, किसी भी आप बोर्ड से इस वीडियो को देख रहे हो तो। चलो बेटा, यहां पर देखो HIV क्या पूछी जाती है बेटा? फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म पूछी जाती है। और एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जल्दी से कमेंट करके HIV की फुल फॉर्म हमें बताएं, कमेंट करके जल्दी से। मैं HIV वायरस की संरचना बना के, यानी इस पर अगर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो आप टिप्पणी से आसानी से लिख लोगे। तो टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है? मैं डायग्राम बना रहा हूं ड्रॉ, किसका? HIV का। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। क्या करना? सर्कल बनाना है। सही चल रही है? सही आ रही है वीडियो? आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। सर्कल में उससे बनाओ, स्टिकी नोट्स, टेबल, सेव। बेटा ध्यान से आपको बनाना है इसे, क्योंकि आपको मैं बनाने से करा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मोटिव है हर चीज़ आपको याद कराना, मतलब समझाना, किस तरीके से याद होगी उस तरीके से आपको बनाना। सबसे पहले आप क्या करोगे? HIV की स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके लिए सबसे पहले आपको सर्कुलेशन जितना गोल है सको उतना अच्छा। फिर इस प्रकार से आप इस तरीके से ये बना लीजिएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या चीज़ है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। आप इस तरीके से बेगरी बना सकते हो, और जितनी कलर बनाओगे उतनी बहुत अच्छी लगेगी बेटा, ठीक है? बना लो इसे इस तरीके से, सब लोग बनाओ जल्दी से। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, जल्दी से बनाओ सब लोग।
इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे HIV की, और इस तरीके से आप क्या करोगे, एक प्रोटीन बनाओगे, यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड DNA फिल कर दोगे। ये क्या की संरचना है बेटा, HIV की संरचना बन रही है। किसकी बन रही है बेटा, HIV की संरचना बन रही है। तो ये क्या सिंगल स्टैंडर्ड के अणु में, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के क्या है ये अणु में, कितने अणु में, 2 अणु में। कितने बेटा, 2 अणु में। बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां तक 2 अणु में, कितने, 2 अणु में। अब ये क्या चीज है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ऊपर वाली क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या चीज है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन है। और जहां पर क्या लिखोगे, फिगर FIG, HIV की संरचना। यहां तक जल्दी से उतारो, उसके बाद फिर मैं और बताता हूं। इतना आप उतार लीजिए, ठीक है। और इतना बनाना आप सीख गए तो आपकी HIV की और एड्स की पूरी दोनों कमान हो गए, आप में सॉल्व करना सीख जाओगे। जल्दी से करो। उतार लिया। अब देखो, जहां पे जो प्रोटीन होती है, यहां पर ये वाली जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितनी है, 17, और ये वाली 24, P24। और ये कौन सी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन कितनी है, ये लिखिए, ये ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसे लिख लेते हैं, ये 41। जस्ट अ मिनट, पर समझो थोड़ा सा। अब देखो, जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये बेटा 120, इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी आई हैव अ मिस्टेक। कितनी है, ग्लाइकोप्रोटीन GP120, ठीक है। ये कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 MI के लिए रिस्पॉन्ड। और ये वाली जो प्रोटीन है इसके नीचे वाली, वो ग्लाइकोप्रोटीन कितनी हो जाएगी, 41। और ये प्रोटीन कितनी है इसमें वाली, ये आपकी 17, और ये कितनी है, 24। क्लियर। अब इसके बाद जो ये पाई जाती है ये बॉन्ड में, तो ये कौन सा, फॉस्फेट का चाहिए, फॉस्फोलिपिड। क्या है बेटा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। क्लियर। अब देखिएगा, अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। इतना उतार लीजिएगा, उसके बाद हम आपको और बताते हैं। इतना उतार लीजिएगा, उतारो या नहीं, कॉपी करो। उतार लिया बेटा। अब इसके बाद ऐसे फिल करे चाहो, धीमे धीमे इस तरीके से कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से करना है। अब तो इससे एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। पहली बात तो, मैं जिन बच्चों ने हमारे नोट्स नहीं लिए वो सबसे पहले नोट्स ले लें। 100 रुपये के, ओनली 100 रुपये के नोट्स हैं, कोई ज़्यादा के भी नहीं है, और जिससे आपको ये थ्योरी लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपकी थ्योरी नोट्स में लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लेना, फिर भी आप समझ जाओगे। अब देखो, जब हम HIV की संरचना में हम देखते हैं तो सबसे ऊपर को हम क्या मिलती है,
क्या मिलती है, ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है, वो कितनी होती है 120 यानी 120 होती है। और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, वो कितनी होती है 41 होती है। और इसमें फॉस्फोलिपिड पाई जाती है, क्या पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। जो HIV अणु कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है HIV। आपसे पूछेगा क्वेश्चन एक और बनेगा यहाँ से, HIV में कौन सा वायरस पाया जाता है, HIV में कौन सा वायरस पाया जाता है, सॉरी HIV में तो HIV वायरस पाया जाता है। इसमें पूछेगा HIV वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और इसमें पूछेगा HIV में कितने अणु पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड के कितने पाए जाते हैं बेटा, 2 अणु पाए जाते हैं, एक अणु ये रहा और एक अणु ये रहा, तो कितने अणु पाए जाते हैं, 2 अणु पाए जाते हैं। बस क्वेश्चन इतना ही यहाँ से इंपोर्टेंट पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब देखते हैं हमारा कहां पर है। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। मैं सीधा व्हाट्सएप पे चलता हूं, चलिएगा। आपसे यहां पर पूछा था, क्या पूछा बेटा, यहां पर आपसे पूछा गया था एड्स रोग का कारक कौन होता है बेटा, वायरस। कौन होता है, वायरस। एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर। HIV वो एड्स में कौन सा रोग, कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस। कौन सा होता है बेटा, HIV वायरस। HIV वायरस की मैं संरचना बना के दिखाते ही, HIV वायरस में कितने अणु पाए जाते हैं, 2 अणु पाए जाते हैं। और इसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया मेरे स्टूडेंट, यहां तक क्लियर, सारे स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया है। अब देखते गा का आंसर कैसे, RNA अणु में थायमिन विस्थापित होता है। किससे विस्थापित होता है, चलिए देख लेते हैं, चलिए यहीं पे समझा देते हैं। देखो बेटा, हमारे नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, कौन सा होता है, 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। पहले होते हैं प्यूरिन, और दूसरा होता है बेटा, दूसरा कौन सा होता है, पिरिमिडीन। अब देखो बेटा, यहां पर प्यूरिन और पिरिमिडीन है, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन में, प्यूरिन में क्या पाया जाता है, प्यूरिन में ए पाई जाती है, यानी एडेनिन पाई जाती है बेटा। और क्या पाया जाता है, और पाया जाता है ग्वानिन। क्या पाया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में क्या पाई जाती है, पिरिमिडीन में पाया जाता है बेटा साइटोसिन एंड थायमिन। अब ये किसके लिए पोजीशन होती है, ये होती है हमारी DNA के लिए। और यहां पर आपको पूछा है RNA में, तो RNA में क्या होता है, RNA की हम संरचना देखें तो पिरिमिडीन में क्या होता है, पिरिमिडीन में, जस्ट अ मिनट, इसमें क्या होता है, पिरिमिडीन में साइटोसिन तो पाई जाती है, लेकिन थायमिन के जगह पर यूरोसिल आ जाता है। क्या आता है, यूरोसिल। क्या आता है, यूरोसिल। हाँ, तो अब आंसर आपको मिल गया यहां पर, कहां पर आंसर मिल गया, यूरोसिल। तो अब देखिए यहां पर RNA अणु में थायमिन विस्थापित होता है, किससे होता है, ग्वानिन। किससे, ग्वानिन से नहीं होता है। और यहाँ पर यूरोसिल से होता है, क्यों पर थायमिन किससे रिप्लेस हो रहा है, और RNA, ये किसके लिए, RNA के लिए है, और ये DNA के लिए था। तो यहाँ पर जब RNA आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको आंसर यहाँ पर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का अनिषेक जनन की परिभाषा लिखी तथा उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चलिए नोटपैड पर चलते हैं। अनिषेक जनन, समझो अनिषेक जनन में क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, इसमें स्पर्म का
स्पर्म का क्या नहीं होता, स्पर्म इसमें मिलते नहीं है। बिना स्पर्म के ओवरी से कोई फर्टिलाइजेशन हो जाता है या भ्रूण का निर्माण होता है, उससे क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। देखो आंसर हम आपको लिखा देते हैं। ये वो जब बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण अंडाणु से एक लिखेंगे। जब बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण अंडा से होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। एम आई के लिए दिस पॉइंट। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी अगर हम एनिमल्स में देखें या जंतुओं में देखें तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, इंसेक्ट में और हनी बी में। और ये अगर हम ये प्लांट में देखें तो ये किसमें मिलता है, हमें धतूरे में। किससे मिलता है, धतूरे में। एग्जाम्पल लिख लो, धतूरा। एग्जाम्पल क्या बताए, दो बताए कि एक, दो बताए सर। आलू। इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। यहां तक सभी को क्लियर? तो हमारा आंसर यहां पर मिल चुका है, मैं उम्मीद करूंगा। अनिषेक जनन की परिभाषा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट भी था। जितने ये क्वेश्चन करा रहा हूं इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर अनिषेक जनन की परिभाषा में लिख दी, और एक उदाहरण आप धतूरा लिख दें या आलू लिख दें। डाउन सिंड्रोम और करा देते हैं, डाउन सिंड्रोम और लिख लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम, इसमें डाउन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कैसा होता है, बढ़ जाता है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। और यहां पर क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम की स्थिति कैसे जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी स्थिति क्या हो जाएगी, 44 प्लस के XX/Y हो जाएगी। क्या हो जाएगी, XX प्लस के Y होगी। यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। कितनी होती है, 47 हो जाती है। यह कहां पर पाया जाता है, यह पुरुष में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक आनुवांशिक या गुणसूत्री रोग है। गुणसूत्री रोग है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहां पर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, स्थिति कितनी हो जाती है, 44 प्लस के XX/Y, या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। किसमें पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। यह एक गुणसूत्री रोग या विकार है।
हमने दूसरे में कितना आपको करा दिया, देखो दूसरे में का और खा करा दिया। अब इससे आगे हम कल कराएंगे, कल की क्लास में। यहाँ तक हमने कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, एमसीक्यू और लघुत्तरी प्रश्न जितने बनते हुए सारे के सारे क्लियर करा दिए। ये एक पेपर कम से कम 2 से 3 दिन में हो पाएगा। चलिए मिलते हैं कल तक। कितना 1 घंटा है वो? 42 मिनट है।